नमस्कार। मिशन हेल्थ के फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और हमारा आज का विषय है पुरुष नसबंदी अपेक्षित योगदान। पुरुष नसबंदी गर्भ निरोध का एक स्थायी और प्रभावशाली साधन है। ये बिना चीरा टांका के की जाती है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। लेकिन कुछ ऐसी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं जिनकी वजह से पुरुषों का अपेक्षित सहयोग इसमें नहीं मिल पा रहा है। वो भ्रांतियां क्या हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक डॉक्टर पंकज सक्सेना जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और दर्शकों, आप डॉक्टर साहब से सीधे अपने प्रश्न कर सकते हैं। इसके लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522 220 5756, 0522-2288-698 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। और इसके साथ ही हम आपसे ये अनुरोध भी करेंगे कि प्रश्न पूछते समय अपने टीवी सेट की आवाज़ थोड़ी कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, जब तक फ़ोन कॉल्स आती हैं हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि पुरुष इस नसबंदी के मामले में पीछे क्यों हटते हैं? क्या भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से उनके मन में कोई भय आता है? देखिए, आपका जो प्रश्न है उसी में जवाब भी छुपा हुआ है जी। आपने खुद कहा कि भ्रांतियां का मतलब है कि पुरुषों के मन में एक तरीके की अवधारणा है जो कि इस विषय से कोई संबंधित नहीं है। और देखिए, पुरुष एक सामाजिक प्राणी है जी। वैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो पुरुष सामाजिक प्राणी होने में सबसे ज्यादा उसको अंतर ये लगता है कि अगर उसने पुरुष नसबंदी करा ली तो उसकी सामाजिक परिवर्तन होगा, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होगा, उसकी सामाजिक स्थिति में ह्रास हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि वो उपहास का पात्र समाज में बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी जो है वो पुरुषों के मत में एक ये पुरानी अवधारणा बैठी हुई है कि नसबंदी कराने के बाद में जो है कमजोरी आ जाती है, जबकि इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब सामाजिक रूप से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे उसको लगता है कि उसकी सामाजिक स्थिति थोड़ी सी कम हो जाएगी और कमजोरी आ जाएगी, इस तरह की बातें हैं। देखिए, सामाजिक स्थिति में की ही वजह से बहुत सी चीज़ों के मामले में पुरुष पिछड़ता है। आपको ये पता ही है, क्योंकि पितरात्मक समाज है तो पुरुष अपनी ये चाहता है कि मेरी अपनी मोनोपोली जो है वो बनी रहे। तो इस वजह से लगता है कि अगर मैंने पुरुष नसबंदी करा ली तो समाज में अन्य पुरुषों के मध्य में मेरी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। दूसरे पुरुष जो है उसके साथ के मित्र हैं या अन्य पुरुष समाज जो है उसके मध्य में वो उपहास का पात्र बन सकता है। सबसे बड़ी भ्रांति ये है। और फिर मैंने पहले भी कहा था कि एक उनके मन में ये भी कहीं पे छुपा हुआ है कि इससे कमजोरी आती, देखिए उसका पुरुषों से कोई मतलब नहीं है, ये केवल गर्भ निरोध का एक साधन है। डॉक्टर साहब, इसको करवाने में कितना समय लगता है? देखिए, करवाने में तो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर देखा जाए तो जो आज की तारीख में बिना चीरा बिना टाका की जो नसबंदी है मात्र 10 से 15 मिनट में हो जाती है। और पुरुष उसके बाद में जो है 1 से 2 घंटे बाद जो है आराम करने के बाद में घर भी जा सकता है जी। जैसे आपने कहा कि समय कम लगता है, तो इसकी कुछ और खासियत भी है, ऐसी है? एक खासियत में यही है कि सबसे बढ़िया बात है कि जैसे कि जब अगर महिला नसबंदी में तुलना करें तो महिला नसबंदी में आपको पूर्ण तरीके से आपको थोड़ा सा बेहोशी का देना पड़ता है। उसमें जाने की स्थिति जो होती है 4 से 6 घंटे बाद महिला घर जा पाती है। लेकिन इसमें जो है पुरुष की नसबंदी होने के बाद में 15 से 20 मिनट में नसबंदी हो गई, उसके बाद में 1-2 घंटे बाद वो जाने के लिए अपने घर आराम से चलते हुए जा सकता है। हाँ, ये जरूरी होता है कि कुछ सावधानी जरूर बरतनी होती है कि कोई वजन ना उठाए, साइकिल ना चलाए, कि जिसकी वजह से कुछ और चीजें हों। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ी हैं, रंजना सैनी जी हैं। हेलो रंजना जी। मैम नमस्ते। हम डॉक्टर साहब से कुछ सलाह लेना चाह रहे थे। जैसे कि लोग समाज में कहते हैं कि नसबंदी मतलब पुरुष कराए या महिला कराए, तो हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहे थे कि दोनों में से किसकी नसबंदी ज्यादा फायदेमंद रहती है? देखिए, नसबंदी कराना जो है दंपत्ति का एक अपना निर्णय है। दोनों ही नसबंदी के जो प्रारूप हैं, दोनों ही, चाहे पुरुष नसबंदी हो या महिला नसबंदी हो, दोनों अपने जगह पे इफेक्टिव मेथड है, स्थायी साधन है। लेकिन ये चूंकि एक दंपत्ति का अपना निर्णय है तो इसमें तो दंपत्ति को निर्णय लेना होगा कि पुरुष दंपत्ति कराना चाहते हैं या महिला दंपत्ति। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो दोनों जो है बिल्कुल समान है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि तुरंत काम नहीं शुरू कर सकते हैं,
कुछ आराम की, जैसे भारी कोई काम करना है, कुछ जैसे महिलाओं के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, क्या पुरुषों के लिए भी इस तरह का कुछ लगाया गया? पुरुषों के लिए रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि जैसे कि जिस दिन वो जाते हैं तो उनको कुछ समय बाद फॉलो अप करने के लिए जाता है, जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन करें या चोट करें तो थोड़ी सी सूजन आने की संभावनाएं रहती हैं। तो उसी रंग में उनको कुछ 3 दिन तक के लिए तो ये कहा जाता है कि भारी सामान जो है वो ज़्यादा भारी सामान ना उठाएं जिसकी वजह से कोई और प्रेशर पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि साइकिल ना चलाएं। अच्छा। क्योंकि साइकिल चलाने की वजह से जो तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वही एरिया होता है, वही साइकिल के ऊपर आता है, तो इस वजह से उनको ये कहा जाता है कि साइकिल नहीं चलाएं, लेकिन आराम से वो वॉक कर सकते हैं, और खान-पान में भी खान-पान में कोई परहेज नहीं है किसी प्रकार का। तो इस प्रकार से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। डॉक्टर साहब, गर्भ निरोध का एक सबसे अच्छा साधन कंडोम भी है, लेकिन आज भी उसको लेकर भी लोगों में जागरूकता कम है, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। गर्भ निरोध के बारे में साधन बिल्कुल है, और कंडोम जो है अपने आप में बहुत अच्छा साधन भी है, क्योंकि ये केवल गर्भ निरोधक से नहीं बचाता है, बल्कि आपके जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जो यौन रोग हैं, उनसे भी बचाता है। HIV के जो है जो प्रसार हो सकता है उससे भी बचाता है, तो अच्छा है। और जागरूकता पुरुषों के बारे में अगर आज की तारीख में हम लोग अपने नए आंकड़ों की बात करें तो हमारी जागरूकता जो है पूरी कंडोम्स के नहीं, मतलब कि गर्भ निरोधक साधन के बारे में एक यूनिवर्सल है। मतलब NFHS 4 के जो आंकड़े आए उसके हिसाब से वो कहता है 99% के लोगों के मध्य में इसके साधन के बारे में जानकारी है कि कौन कौन से साधन कहाँ पे उपलब्ध हैं। तो साधन के बारे में तो प्रति है। हाँ, चयन करना ये उसके ऊपर दंपति की स्वेच्छा के ऊपर है। डॉक्टर साहब, जैसे कोई नसबंदी जिस किसी ने कराई तो क्या ये तुरंत ही ये प्रभावी हो जाता है कि इसमें कुछ समय लगता है? हाँ, पुरुष नसबंदी के साथ में ये बात है कि पुरुष नसबंदी तुरंत प्रभावी नहीं होती है। इसको प्रभावी होने के अंदर कम से कम आपके 90 दिन लगते हैं। ये प्रभावी तभी मानी जाती है कि जब पुरुष के जो बीड़िए की जांच की जाती है और उसके अंदर शुक्राणु बिल्कुल नहीं पाए जाए, तभी प्रभावी मानी जाती है। इस बीच में जो है पुरुष अगर नसबंदी कराता है तो ये सलाह दी जाती है कि जब कभी भी वो अपने संबंध बनाए तो उसके बीच में कोई भी अन्य वैकल्पिक गर्भ निरोधक साधन को जरूर अपनाए, या तो महिला अपनाए या आपके जो है पुरुष को अपनाए। जैसे कि पुरुष अगर चाहे तो कंडोम का इस्तेमाल कर सकता है, या महिला इस बीच के अंदर तब तक के लिए अपने ऊपर कोई OCP का इस्तेमाल कर सकती है, किसी प्रकार का गर्भ निरोधक सामान। लेकिन 90 दिन से पहले, अधिकतम 90 दिन से पहले, ये कभी किसी पुरुष के अंदर ज्यादा भी हो सकती है, 120 दिन भी हो सकता है, लेकिन 90 दिन से पहले जो थी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो पाती। डॉक्टर साहब, गर्भ निरोध के और कौन से स्थायी और अस्थायी साधन हैं? देखिए, स्थायी साधनों की बात करते हैं तो केवल गर्भ निरोध के तो 2 ही स्थायी साधन है, या तो महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी। लेकिन अस्थायी साधनों की रेंज बहुत बड़ी हो गई है हम लोगों के पास में। अगर पुरुषों के लिए बात कर पाए तो कंडोम्स हैं ही एक उसके लिए, लेकिन महिलाओं के अंदर आपके पास में IUCD है, मतलब जिनको इंट्रायूटेरिन ऑप्टिक डिवाइसेस कहते हैं। इसमें जिसको कि बूस्ट रूप से आप क्या कहें तो कॉपर टी के नाम से जो कहते हैं। तो ये हो गए। इसके अलावा आप बात करते हैं आपके पास में OCPs हैं, गर्भ निरोधक गोली है। गर्भ निरोधक गोली भी 2 तरीके की अब हो गई हम लोगों के पास में, हार्मोन रहित भी हैं और हार्मोनल्स भी हैं। इसके अलावा जो है लगाने की विधियां भी अलग अलग हैं, तो महिलाओं के पास तो चॉइस ज़्यादा है पुरुषों के अपेक्षा। हाँ, इस समय एक रिसेंटली जो हम लोगों ने एक इंजेक्टेबल्स भी लॉन्च हो चुके हैं, जिसको कि अंतरा प्रोग्राम के नाम से हम लॉन्च किया हुआ है भारत सरकार के उसमें, तो उनके पास में इंजेक्टेबल्स भी हैं। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के गर्भ निरोधक साधनों की रेंज जो कहनी चाहिए श्रेणी जो है वो ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, अगर किसी पुरुष को जननांगों में किसी तरह का संक्रमण है तो क्या उस दौरान नसबंदी कराई जा सकती है? नहीं, उस दौरान नसबंदी नहीं कराई जा सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये संक्रमण होने पे क्या फिर उसका इलाज करने के बाद? संक्रमण अगर है वहाँ पे तो उसको पहले आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसका इलाज कराना पड़ेगा। इलाज कराने के बाद ही उसकी नसबंदी वहाँ पे की जा सकती है। क्योंकि अगर संक्रमण है तो कोई भी चीज़ चाहे बिना चीरा बिना टाका हो, लेकिन तब भी एक अंदर तो हमें उसके शरीर के अंदर तो एक जाना ही है, तो इन्फेक्शन को अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमसे जुड़ गए हैं जी। हेलो जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। जी मैडम, मेरा नाम राम नारायण है और मैं पीलीभीत से बोल रहा हूँ। जी, पीलीभीत से राम नारायण जी। जी मुझको डॉक्टर साहब से एक प्रश्न पूछना था। जी हाँ। कि इसमें ये जो महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी 2 तरह की नसबंदियाँ होती हैं जी, तो मैं चाहता था कि पुरुष नसबंदी जो होती है इसमें क्या कोई जोखिम होता है या जटिलता भी होती है?
डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न फिर जैसे भ्रांतियों की बात हो रही थी तो उसी तरह से ये फिर वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या किसी तरह की कमजोरी या कुछ? नहीं, पुरुष नसबंदी के बाद जो है पुरुष के अंदर किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। जो पुरुषों के अंदर जो कमजोरी समझते हैं उसको मैं सीधे सीधे बहुत ही स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि वो शारीरिक संबंध उसी तौर पे बना सकता है जिस प्रकार से वो पूर्व में बनाते रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है जी। डॉक्टर साहब, इसके पुरुष नसबंदी कराने में क्या किसी तरह का खर्चा आता है? नहीं सर, पुरुष नसबंदी कराने में किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आता है, बल्कि जो लाभार्थी जो होते हैं उसको जो है कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाती है। जी जी। और ये सभी लगभग चिन्हित चिकित्सालयों में जो पुरुष चिकित्सालय हैं जनपदों के उसमें और संबंधित जो इकाई हैं चिकित्सा इकाइयों पे निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जिनको कि हमने एक्रीडेट किया है, वहाँ पे भी आपकी पुरुष नसबंदी अगर कराते हैं तो वहाँ पे भी उनको किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं देना है। पुरुष और महिला नसबंदी में जैसे आपने कहा कि दोनों ही प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या किसी तरह का और भी खतरा हो सकता है? किन स्थितियों में नहीं कराना चाहिए? देखिए, पुरुष नसबंदी तो बिल्कुल एक सीधा सरल सा उपाय है। उसके अंदर जो है कुछ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। जी जी। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो था एक उसका मेडिकल रिकॉर्ड चेकअप पूरा किया जाता है। तो उसमें अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव है, तो उस स्थिति में उसका इंतजार करना पड़ेगा। या आपके उस लोकल एरिया के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, चाहे फंगस वाला इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार से और इन्फेक्शन है, या किसी को इस तरीके की बीमारी है कि खून में थक्का ना जमने की बीमारी, तो उस स्थितियों में हमें देखना पड़ता है कि कोई चीज़ है। तो बाकी अन्य किसी स्थिति में कोई ऐसा जो है वो नहीं है कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि वो नसबंदी नहीं की जा सकती है। केवल अगर डायबिटीज वगैरह है तो उस समय तक वेट करना पड़ेगा कि डायबिटीज एक लेवल के अंदर आ जाए कि जिस समय पे उसका किया जा सके। तो बाकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उसमें देखना पड़ता है। बाकी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, संतराम जी। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। प्रश्न पूछिए। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, पुरुष नसबंदी करवाने पर अस्पताल में फोन में कुछ खर्च आता है कि खुद करना पड़ता है? नहीं, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। क्या डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि वही खर्च वाली बात पूछ रहे हैं? नहीं, खर्चा तो आपको करवाने से कुछ सरकारी सुविधा मिलती है कि खुद खर्चा करना पड़ता है? जी नहीं, आपको अस्पताल में आप नसबंदी कराएंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं देना है। और अगर आप पुरुष नसबंदी कराते हैं तो उसके बदले में अतिरिक्त आपको जो है एक क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने का प्रावधान है, वो आपको अतिरिक्त मिलेगी जी। उसमें हमारे यहाँ जो है इस समय प्रदेश के 75 जनपद हैं, तो उसमें 2 क्राइटेरिया के अंदर जनपदों का चयन हुआ है। एक हमारे 57 जनपद हैं जिनको कि हम हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। ये हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे सकल प्रजनन दर जो है हमारे जो एनुअल हेल्थ सर्वे 12-13 के हिसाब से 3 से अधिक है जी जी। तो ऐसे जनपदों को जो है अभी जो है मिशन परिवार विकास जनपद के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जो है उनको क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने के लिए अलग दरें हैं। वहाँ पे अगर आप कोई पुरुष नसबंदी कराता है तो वहाँ पे जो है उसको 3,000 रुपये दिए जाने हैं। ठीक है। जो इसके अलावा जो शेष 18 जनपद बचते हैं कि जहाँ की TFR हमारा सकल प्रजनन दर 3 से कम है, वहाँ पे पुरुष नसबंदी कराने पे 2,000 रुपए की क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। डॉक्टर साहब, एक बार जब ये कहते हैं स्थायी साधन है गर्भ निरोध का, तो क्या कुछ समय बाद फिर क्या चेकअप के लिए आना पड़ता है या कुछ और चिकित्सीय परामर्श वगैरह की जरूरत पड़ती है? जी, जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद में हर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, चाहे पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी, तो एक फॉलोअप का एक सिद्धांत बना हुआ है कि कब कब उसका परीक्षण किया जाना है, जिसमें कि आपकी किसी प्रकार की कोई तकलीफ या कोई परेशानी हो ताकि उसका निदान और निराकरण उस समय पे हो सके। तो जैसे पुरुष नसबंदी में तो पहला फॉलोअप हम 30 दिन पे करते हैं, 30 दिन के बाद में 7वें दिन पे करते हैं, फिर जो एक बार अगर उसके बाद 7वें दिन के बाद अगर कोई परेशानी अगर और महसूस होती है तो उसे 14वें दिन के बुलाते हैं, फिर उसको सीधे 3 महीने पे बुलाते हैं जी। मतलब आप एक तरीके से समझिए 3, 7, 14, 30 दिनों पे बुलाया जाता है। 30 जब 30 मतलब 3 महीने पे मतलब 90 दिनों पे बुलाया जाता है। 90 दिनों का मतलब ये है कि वहाँ पे हम जो है उस पर 90 दिनों पे उसके शुक्राणुओं की वीर्य में शुक्राणुओं की जांच करते हैं। अगर वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या नगण्य होती है, शून्य है, तो हम उसको जो है सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं पुरुष नसबंदी का कि हाँ
आपकी सफलतापूर्वक पुरुष नसबंदी हो गई। ये 3-7 वाले जो दिन है, इसमें उसकी कंप्लेंट के बारे में पूछा जाता है, किसी प्रकार की कोई सूजन तो नहीं आ गई है, किसी प्रकार का कोई संक्रमण तो नहीं हो गया है। जो 30वें दिन पे जो है एक बार जो है आपकी जो ड्रेसिंग्स होती है उसको बदला जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, इसके अलावा इस बीच में अगर कोई किसी प्रकार की अपने ऑपरेशन के दौरान में किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस करता है तो वो किसी भी समय पे जो भी चिकित्सा इकाई जहाँ पे कि उसका ऑपरेशन हुआ वो वहाँ पे जाके अपना बात कर सकता है। डॉक्टर साहब, क्या कभी ऐसा भी कभी कभी सुनने में आता है कि नसबंदी के बाद भी गर्भधारण हो गया? तो जी, ये बात बिल्कुल सही है कि नसबंदी के बाद में हर चीज़ की कहीं ना कहीं पे कुछ फेल्योर रेट्स होती हैं, तो पूर्णतः सुरक्षित है, ठीक है, लेकिन और स्थायी भी है। लेकिन कुछ गर्भधारण के अंदर, कुछ नसबंदी के केसेस के अंदर जो था फेल्योर के केसेस मिलते हैं। तो फेल्योर के केसेस अगर मिलते हैं तो उसके लिए भी हम लोग एक क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी के नाम से उनको देते हैं। और आज की तारीख में फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम जो है 1 अप्रैल 2013 से लागू की गई है। इसके अंदर अगर फेल्योर हो जाता है तो उसमें जो हम इनको 30,000 रुपया पे करते हैं। अच्छा। नसबंदी में अगर फेल हो जाता है, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नसबंदी का फेल्योर पता चलने पे, मतलब अगर पुरुष का है तो पहले 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि उसको सफलतापूर्वक नसबंदी किए जाने का प्रमाण पत्र मिल गया है या नहीं मिल गया है। अच्छा। क्योंकि अगर मैंने पहले भी बात है, क्योंकि पुरुष नसबंदी जो है वो 90 दिन के बाद प्रभावी होती है। इस बीच में आज की तारीख में अगर नसबंदी की गई तो आज के 3 महीने बाद जाके, फरवरी की जगह आपके 5वें महीने मतलब मई के महीने में जाके, आज की तारीख से, आज हम लोग जो है 27 तारीख में, तो 27 मई के बाद जो है जाके प्रभावी हो पाएगी। लेकिन वो भी तब देखने के बाद में कि जब उसके शुक्राणु निल है, नगण्य है। हाँ। अगर इस बीच में अगर किसी के साथ में हुआ और असुरक्षित जो था उसके सारे संबंध बने और उसने किसी प्रकार की कोई प्रिकॉशन नहीं, तो गर्भधारण होने की संभावनाएं रहेंगी। अच्छा। तो इसी वजह से सलाह दी जाती है पुरुष नसबंदी के बाद में कोई वैकल्पिक गर्भनिरोधक साधन जरूर अपनाएं। लकी जी का एक फोन आ रहा है। लकी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी कौन कौन से साधन होते हैं? जी देखिए, परिवार नियोजन के अंदर स्थायी साधन के अंदर तो केवल 2 ही बातें हैं कि स्थायी साधन तो केवल नसबंदी है, वो पुरुष की भी हो सकती है या महिला की हो सकती है। पुरुष की नसबंदी 2 तरीके से होती है। एक पारंपरिक विधि है जिसमें कि एक छोटा सा चीरा लगता है, और दूसरी विधि है जो NSV है, नॉन स्कैल्पल वेसेक्टॉमी कहलाती है, जिसको कहते हैं बिना चीरा बिना टाका पुरुष नसबंदी। इसी प्रकार से महिलाओं के अंदर 2 तरीके से नसबंदी होती है। एक जो होती है मिनी लैब विधि से होती है, एक लैप्रोस्कोपिक विधि से होती है। लैप्रोस्कोपिक विधि वाले को कहा जाता है कि जिसको कि आज की तारीख में दूरबीन विधि से, ठीक है। और जो मिनी लैब वाला है उसमें एक छोटा सा चीरा देके जो उसमें उसको जो किया जाता है। तो स्थायी साधन तो आपके ये हैं। अस्थायी साधन के अंदर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पुरुषों के अस्थायी साधन के रूप में जो है केवल एक कंडोम की ही उपलब्धता आज की तारीख में है। लेकिन महिलाओं के लिए जो है वो काफ़ी साधन हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो उनके पास में यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, जिसको कि आप कॉपर टी के नाम से प्रचलित है। इसके अलावा उनके लिए खाने के लिए गोलियां हैं जो 2 तरीके की आती हैं आजकल। हार्मोनल्स गोली भी हैं, गैर हार्मोनल गोली जिसको छाया के नाम से आप जानते हैं, सेंट्रोक्रोमान उर्फ छाया के नाम से। इसके अलावा उनके पास में इंजेक्शंस हैं कि जो कि इंजेक्शन जो है वो 3 माह तक के लिए प्रभावी है और अंतरा के नाम से जो है चिकित्सा इकाइयों में निःशुल्क उपलब्ध है। हाँ, अभी तक जो है प्रदेश के 71 जनपदों की जो डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल है उसमें ये सुविधा है। धीरे धीरे करके हम लोग जा रहे हैं आगे, और आने वाले समय में जो है नीचे की इकाइयों तक भी ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो क्योंकि इंजेक्शन के साथ में एक काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से जो धीरे धीरे करके हम फेज आउट में उसको। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर कोई किसी ने नसबंदी करा ली और किसी दैवीय आपदा की वजह से कुछ ऐसा हो गया कि उसको अपना परिवार आगे बढ़ाना है, कोई बात ऐसी हो गई, तो क्या नसबंदी उसको ख़त्म किया जा सकता है? हाँ, ये है कि नसबंदी का रिकैनालाइजेशन किया जाना संभव है, लेकिन चूंकि स्थायी साधन है तो इसके लिए जो हमारी जो चिन्हित इकाई जो वो KGMC मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे आपका रिकैनालाइजेशन किया जा सकता है। महंगी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी डॉक्टर साहब, शहरों में तो काफ़ी लोग खुल के भी बात कर लेते हैं इस विषय पर, लेकिन आज भी गांव में या पिछड़े जगहों पे इस बारे में बातें नहीं होती, तो क्या इसके लिए किसी तरह की काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाती है? हाँ,
बिल्कुल, हाँ, काउंसलिंग की व्यवस्था ये है क्योंकि हमारे पास में अभी हम लोगों ने जो था गांव में जो था हमारे पास में एक स्वच्छता पोषण समिति होती है, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, जिसको हम विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सैनिटेशन कमेटी कहते हैं। उसमें जो है ग्राम स्तर से कुछ मेंबर्स चयनित किए जाते हैं। उनमें से हम लोगों ने एक पुरुष व्यक्ति को चयनित किया है। उनको चयनित करने के बाद में ये 7 जनपदों में अभी प्रभावी है, एक पायलट चल रहा है शुरुआती दौर में। और उनको जो है पुरुष नसबंदी के बारे में और मतलब कि परिवार नियोजन के क्षेत्र में पुरुष की सक्रिय भागीदारी कैसे हो, इस विषय पे हमने उनका अभिमुखीकरण किया है, या उनका कह दीजिए कि क्षमता वृद्धिकरण किया है, कि ताकि वो समाज में अपने पुरुषों के मध्य में जो भ्रांतियाँ फैली हैं उसको दूर कर सकें, उनको प्रोत्साहित कर सकें कि आपको परिवार के लिए, परिवार के कल्याण के लिए पुरुष भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो इन सब के लिए किया है। तो ये अभी जो हमारे पास में बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर में ये चीज़ें चल रही हैं। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा मिशन हेल्थ का फोनिंग कार्यक्रम, पुरुष नसबंदी अपेक्षित योगदान। और इस विषय पर डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दी। डॉक्टर साहब, कुछ आप संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, संदेश यही है कि सारी आज की तारीख में जितनी भी नसबंदियाँ हैं उसमें महिलाओं की नसबंदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके सापेक्ष पुरुषों की नसबंदी कम है। हम पुरुषों को भी आगे आना पड़ेगा और समाज के निर्माण में अपना योगदान देना पड़ेगा। तो पुरुष के नसबंदी के पीछे जो छोड़ी हमारी भ्रांतियाँ हैं कि पुरुषत्व में कमी आती है या हमारे अंदर जो है किसी प्रकार से कोई मर्दाना कमजोरी आती है, इस भ्रांति को हमें दूर करना पड़ेगा। और इस अपने अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुशहाल रहे, सुखी रहे, आगे आपको अच्छे बेहतर संसाधन मिल सके, तो पुरुष नसबंदी अपनाना चाहिए। अगर नहीं है पुरुष नसबंदी को, तो बिल्कुल नहीं है, तो कम से कम आप अपने परिवार के कल्याण के लिए, परिवार को सीमित रखने के लिए आपको अपना योगदान देना चाहिए। और अब चलते चलते में हमारा आज का प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी मात्र महिलाओं पर होना सही है? प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए। क्या आप समझते हैं कि परिवार के नियोजन की जिम्मेदारी मात्र महिलाओं पर होनी चाहिए, ये सही है? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें ईमेल और हमारे एड्रेस पर भेज सकते हैं। तो इसके लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो आपके जो भी उत्तर हमें मिलेंगे उनमें से जो सही उत्तर होंगे उनमें से किसी एक भाग्यशाली दर्शक का हम लकी ड्रॉ के द्वारा नाम निकालेंगे और फिर उन्हें आमंत्रित करेंगे अपने स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आप आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।